हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं स्वनी गंगवार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार डीके कैरियर क्लासेस में। तो देखिए साथियों, कितना बढ़िया नज़ारा है ये, कितना बढ़िया दृश्य है। तो ये ऐसा दृश्य घूमने को कैसे मिलेगा, ये ऐसा दृश्य देखने को कैसे मिलेगा जब आप लोग कामयाब हो जाएंगे या आप सबकी नौकरी लग जाएगी। तो क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट है कि बुरा वक्त हमारी छिपी हुई प्रतिभा को निखारने के लिए आता है। यानी जो बुरा वक्त है हमारा, तो बुरा वक्त जब हमारे पास आता है तो वो हमारे अंदर जो टैलेंट छिपा है उसको निकालने के लिए आता है। तो बुरा वक्त अगर किसी की लाइफ में चल रहा है तो उसको लेकर बिल्कुल परेशान ना हो, वो हमारे अंदर की प्रतिभाओं को निकालने के लिए आता है। ठीक है, जब तक आपको कोई परेशानी नहीं आएगी तब तक आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगले बढ़ाते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास नया टॉपिक लेकर आए हैं हम आपके लिए, स्थानीय स्वशासन, जिसको बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो हम लोग वैसे तो ये थोड़ा सा पहले पढ़ चुके हैं शॉर्ट में। पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था बहुत पहले, स्टार्टिंग में जब मैंने आपके लिए ये ग्रामीण परिवेश पढ़ाना शुरू किया था, तो उस समय मैंने आपके लिए एक टॉपिक पढ़ाया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। पढ़ाया था ना, पंचायती राज व्यवस्था या त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक वहीं से कनेक्ट है, लेकिन आज हम इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, उस समय तो हमने पढ़ा था, अच्छी बात है, लेकिन उस समय हमने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को हम लोग जानेंगे कि क्या है ये स्थानीय स्वशासन या लोकल गवर्नमेंट, क्या होती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए मैं बताऊं आपके लिए इसमें होता क्या है। पहले तो ये जानिए आप लोग कि स्थानीय क्या होता है। ठीक है, स्थानीय क्या होता है यानी लोकल क्या होता है। लोकल का मतलब जो होता है वो होता है किसी भी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोग, वो लोकल लोग कहलाते हैं। ठीक है, किसी भी स्थानीय क्षेत्र में निवास करने वाले लोग लोकल लोग कहलाते हैं। ठीक है, अब फिर बात आती है स्वशासन क्या होता है। अब होता क्या है, अपने ही लोगों के द्वारा शासन में हिस्सा लिया जाता है, इसी को हम लोग स्थानीय स्वशासन कहते हैं। ठीक है, स्थानीय क्या होता है किसी भी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोग, और स्वशासन क्या होता है अपने ही लोगों के द्वारा शासन में हिस्सा लिया जाना या लिया जाता है, तो ये शासन कहलाता है। यानी कि किसी भी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोग अपने ही लोगों के द्वारा अगर शासन में हिस्सा लेते हैं तो वही स्थानीय स्वशासन कहलाता है। इसी को अगला सेंटेंस देखते हैं, इसी को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी कहते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी कहते हैं, यानी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन भी इसी को कहते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो इसी को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। लोकतांत्रिक का मतलब लोगों से है, जो लोगों का तंत्र है, लोगों के द्वारा जो सिस्टम बनाया गया है उसको लोकतांत्रिक कहते हैं। और विकेंद्रीकरण क्या होता है, कोई भी चीज़ जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, विकेंद्रीकरण यानी छोटे से बड़े की ओर बढ़ना, यानी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना, वही विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो इसी प्रशासन को, किसको, स्थानीय स्वशासन को ही या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। समझ में आ रहा है। इसके आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखो दो चीज़ें होती हैं बेटा, एक केंद्रीकरण एक विकेंद्रीकरण। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंट जान लीजिए, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। जो केंद्रीकरण होता है यानी जो केंद्र से चलता है और नीचे की ओर चलता है उसको केंद्रीकरण कहते हैं। और विकेंद्रीकरण क्या होता है, जो नीचे से ग्राम से चलता है और केंद्र की तरफ चलता है। जैसे देख लेते हैं, केंद्रीकरण मतलब ऊपर से नीचे या अप टू डाउन। ठीक है, ये होता है केंद्रीकरण। जैसे इसमें सबसे पहले आएगा आपका केंद्र, उसके बाद में उससे नीचे आएंगे हम लोग, केंद्र से नीचे आएंगे आपका राज्य, उसके बाद राज्य से नीचे हमारा जिला, और जिला से नीचे ब्लॉक, और ब्लॉक से नीचे गांव। तो ये सबसे नीचे की यूनिट होगी हमारे केंद्रीकरण में। ये वही यूनिटें मैं बता रहा हूँ जहाँ जहाँ पे शासन होता है। गांव स्तर पर प्रधान बनता है, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख बनता है, जिला स्तर पे हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है, राज्य स्तर पे हमारे सीएम बनते हैं और केंद्र स्तर पे हमारे पीएम बनते हैं। तो इस तरह के शासन की जो बात हो रही है तो वो हमारा हो गया आपका केंद्रीकरण। इसी प्रकार से अगर विकेंद्रीकरण की बात करें तो ये बेटा नीचे से चलता है। सबसे छोटी इकाई इसमें हमारा गांव होता है, गांव के बाद ब्लॉक, ब्लॉक के बाद जिला, जिला के बाद राज्य, राज्य के बाद केंद्र। आप कहेंगे भैया ब्लॉक के बाद हमने तहसीलें क्यों लगाई। तो बेटा तहसील के लिए कोई हमारा स्वशासन नहीं होता है, कोई इलेक्शन नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे तहसील को नहीं ऐड किया गया है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण क्या होता है।
जो विकेंद्रीकरण है बेटा, इसके अगर संस्थापक की बात करें या इस व्यवस्था के सबसे बड़े समर्थक कौन थे, तो विकेंद्रीकरण के सबसे बड़े अगर समर्थक की बात करें तो इसके सबसे बड़े जो समर्थक थे वो हमारे महात्मा गांधी जी थे। विकेंद्रीकरण व्यवस्था के समर्थक महात्मा गांधी थे या महात्मा गांधी हैं। ठीक है, क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं फिर से। अब थोड़ा सा हम लोग इसकी इतिहास के बारे में जान लेते हैं, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं कि क्या थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री है वो जानते हैं हम लोग, कहाँ से ये चीज़ आई, कैसे शुरू हुई, कौन इसके पिता हैं, किसने इसको शुरुआत की, वो सब चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। हालांकि हम लोग थोड़ा सा इसको जान भी चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आप फिर भी मेरा 5वां और 6वां लेक्चर देख लेना। 5वें लेक्चर में मैंने आपके लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाई थी और 6ठे में मैंने उससे क्वेश्चन कराए थे, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। जो लोग नए जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल से तो वो पीछे का क्लास भी देख सकते हैं। तो इसका थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानते हैं। स्थानीय सुशासन की बात है 1864 की, यानी 1864 की। तो उस समय हुआ क्या था, भारत सरकार एक प्रस्ताव लाई थी। तो भारत सरकार एक प्रस्ताव के द्वारा स्थानीय सुशासन को मान्यता प्राप्त करती है। और सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई थी स्थानीय सुशासन की, वो हमारी मद्रास से शुरू हुई थी। मद्रास कहाँ पड़ता है, मद्रास आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत इसकी महाराष्ट्र से हुई थी या मद्रास से हुई थी। ठीक है, फिर इसके बाद 1864 के बाद 1870 में एक व्यक्ति आए, लॉर्ड मेयो। तो उनका कार्यकाल था, लॉर्ड मेयो का टाइमिंग थी। तो लॉर्ड मेयो ने क्या करा, स्थायित्व प्रदान करने की इसके बात करी और इसको वित्तीय रूप से सशक्त बनाने की बात करी। उन्होंने कहा कि इसको क्या कहते हैं, स्थायित्व दिया जाए, यानी इसको परमानेंट किया जाए स्थानीय सुशासन को, और इसके लिए थोड़ी सी फाइनेंशियली भी हेल्प की जाए या फाइनेंशियली भी इसको थोड़ा मजबूत किया जाए। ये बात कही थी लॉर्ड मेयो ने। फिर बात आई 1882 की, यानी 1882 की। उस समय एक व्यक्ति आए, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का टाइमिंग था। तो लॉर्ड रिपन ने क्या किया, इन्होंने कहा कि स्थानीय संस्थाओं को हेतु एक प्रस्ताव पास किया जाता है। इनके समय में, लॉर्ड रिपन के समय में स्थानीय संस्थाओं के विकास हेतु एक प्रस्ताव को इन्होंने पास किया या एक प्रस्ताव को पास किया जाता है। और इन्हीं के समय में फिर जिला बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है, जिला बोर्ड की स्थापना की जाती है और फिर इसी प्रस्ताव को स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी ये जो प्रस्ताव आया आपका, ये सबसे इम्पोर्टेंट हुआ स्थानीय सुशासन के लिए, इसीलिए इसी प्रस्ताव को स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा आप लोग जानते हैं, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है जो उस चीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है और उसकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो वही उसका मैग्ना कार्टा कहलाता है। ठीक है, तो इसीलिए लॉर्ड रिपन को, इन्होंने इसको स्टार्ट किया इंडिया में, इसलिए रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है या पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो 1882 में इसकी शुरुआत हो गई लॉर्ड रिपन जी के द्वारा। तो इसलिए 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई लॉर्ड रिपन के द्वारा, और मेन रूप से यही इसके मेन कर्ता धर्ता थे। इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता या जनक या फादर कहा जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं। बात आती फिर 1907 की। 1907 में एक व्यक्ति आए थे, हाव हाउस। हाव हाउस ध्यान रखना, हाव हाउस की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जिस आयोग के लिए हम लोग शाही आयोग भी कहते हैं। तो शाही आयोग गठित किया गया, जिसमें आयोग ने राजनीतिक विकेंद्रीकरण की बात कही। ठीक, किसकी बात कही, राजनीतिक विकेंद्रीकरण की। इन्होंने कहा कि राजनीति में विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद 1919 में भारत में एक अधिनियम आया जिसको कहते हैं भारत शासन अधिनियम। इसमें भारत शासन अधिनियम में दो तरह के विषय थे, एक हस्तांतरित विषय और दूसरा विषय था आपका आरक्षित विषय। तो हस्तांतरित विषय में बात की गई थी स्थानीय सुशासन की, यानी हस्तांतरित विषय में स्थानीय सुशासन को शामिल किया गया था। और ये दोनों विषय थे, जो हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय, उस समय 1919 के समय प्रांतों के विषय थे। उस समय बहुत सारे प्रांतों में हमारा भारत बटा हुआ था, तो ये दोनों विषय उस समय प्रांतों के विषय थे। फिर इसके बाद 1935 में दूसरा शासन आया, भारत शासन अधिनियम 1935 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है। इसी से हमारे संविधान में लगभग मान के चलिए बहुत सारा हिस्सा इसका ही हमारे संविधान में भी ऐड किया गया है। तो भैया जब ये आया
1935 का भारत शासन अधिनियम। तो इसमें स्थानीय सुशासन को जो ऐड किया गया वो राजसूची विषय में ऐड किया गया। राजसूची विषय में स्थानीय सुशासन को ऐड किया गया। 1935 का जो अधिनियम है इसी के अंतर्गत तीनों चीज़ों की बात की गई है, संघ सूची, राजसूची और समवर्ती सूची। तो इसी में से जो राजसूची वाला एरिया था इसमें आपके लिए राजसूची में स्थानीय सुशासन को ऐड किया गया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद संविधान सभा की स्थापना होती है। संविधान सभा की स्थापना जब होती है तो संविधान सभा में एक व्यक्ति थे, एक सदस्य थे संविधान सभा के, जो कि गांधीवादी विचारधारा के समर्थक थे या जो गांधी जी को फॉलो करते थे। ठीक है, गांधी जी विचारधारा के समर्थक थे, जो जिनका नाम था श्री मन्ना नारायण अग्रवाल। ठीक है, श्री मन्ना नारायण अग्रवाल। तो इन्होंने कहा था कि पंचायतों की स्थापना की बात इन्होंने कही थी, अर्थात लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इन्होंने कहा संविधान में हमारे पंचायतों की स्थापना की बात होना चाहिए और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी हमारा होना चाहिए। तो इन्होंने बेटा ये बात कही, या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की इन्होंने बात किसमें, संविधान सभा में सबसे पहले इन्होंने कही। फिर इन्हीं के बाद में इनकी जब बात ही सुनी गई और लोगों ने कहा ठीक है भाई मन्ना नारायण जी आप सही कह रहे हैं, तो फिर क्या करा गया, जो डीपीएसपी होते हैं हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 40 में हैं या भाग 4 में हैं, जो हमारे डीपीएसपी भाग 4, तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई। ठीक है, थोड़ा सा इनकी बात से फ़र्क पड़ा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बाद में फिर भारत सरकार ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। ठीक है, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत की वो कब शुरुआत की, 2 अक्टूबर 1952 को, सॉरी गांधी जी की जयंती पे 2 अक्टूबर 1952 को अमेरिका के सहयोग से इसकी शुरुआत हुई। किसकी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की, भारत सरकार ने शुरू किया ये। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें बताया गया था कि गाँव का सर्वांगीण विकास हो या गाँवों का सर्वांगीण विकास हो। ठीक है, तो गाँवों के सर्वांगीण विकास में क्या क्या आ जाता है आपका, इसमें आ जाता है, तो साथियों 2 अक्टूबर 1952 में अमेरिका के सहयोग से इसकी शुरुआत हो गई। किसकी, और फिर इसके बाद में आपके सामुदायिक विकास कार्यक्रम में गांव के सर्वांगीण विकास की बात की गई थी। तो गांव के सर्वांगीण विकास में क्या क्या आता है, स्वास्थ्य आ जाता है हमारा, शिक्षा आ जाती है, रोजगार आ जाता है, पेयजल आ जाता है, बिजली आ जाती है, ये आधारभूत जो संरचनाएं हमारी जो जीवन यापन करने की, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत एक कार्यक्रम और शुरू हुआ, इसको राष्ट्रीय प्रसार सेवा कहते हैं, फूड फाउंडेशन के द्वारा ये शुरू किया गया 1953 में। ठीक है, लेकिन ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, ये पूरी योजना थी, ये असफल साबित हुई या ये असफल हुई। जब ये असफल हुई तो हमारी जो समय भारत सरकार थी या नेहरू जी की सरकार थी, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उनकी हालत ख़राब हो गई। उनको लगा कि यार ये क्या हो गया, तो फिर उन्होंने फिर क्या करा, बलवंत राय मेहता या BR मेहता समिति का गठन किया और 1957 में। तो 1957 में जब बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया तो उन्होंने ही, उससे पहले 12 जनवरी 1956 को क्या करा, नेहरू जी ने, ये गलत लिखा है बेटा डेट, 12 जनवरी 1958 है ये, क्योंकि ये उसके बाद ही आएगा। जब आपका बलवंत राय मेहता समिति का गठन हो गया 1957 में, फिर 12 जनवरी 1958 को NDC यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट कमेटी या काउंसिल, इसकी मंजूरी दी गई है, इसकी स्थापना हुई। और फिर इसके बाद सबसे पहले प्रायोगिक तौर पर यानी प्रैक्टिकल तौर पर आंध्र प्रदेश में ये शुरू की गई, ये आंध्र प्रदेश में सफल हुई है। क्या, जो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सबसे पहले बात की गई। जो आप जानते हैं बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन हुआ उसने कार्य क्या करा, उसने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की या उसकी बात की। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, 1957 में उन्होंने शुरू की और इन्होंने अपनी एक सुझाव दिया या अपनी रिपोर्ट दी। इनके अनुसार उन्होंने कहा था कि गांव से लेकर जिला तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का होना जरूरी है, इसको होना चाहिए। तो ये सुझाव इन्होंने दिया बलवंत राय मेहता जी ने। तो फिर हुआ क्या, 12 जनवरी 1958 को जो इन्होंने जो बात कही थी उसको मंजूरी मिल गई, ये राष्ट्रीय विकास परिषद ने इसको मंजूरी दे दी। कब, 12 जनवरी 1958 को।
यहाँ पे आप लोग थोड़ा करेक्शन कर लेना, 1958 कर लेना। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में क्या क्या आता है हमारा, तो इसमें आता है हमारा जिला पंचायत, उसके बीच में पंचायती समिति और नीचे आता है सबसे ग्राम पंचायत या ग्राम सभा। तो ये 3 चीज़ें इसमें आती थी, ठीक है, ग्राम पंचायत या पंचायत समिति और जिला पंचायत, ठीक है। तो सबसे पहले इसको प्रैक्टिकल तौर पे आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था और ये आंध्र प्रदेश में सफल हुई। लेकिन आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, सबसे पहले ये नागौर से शुरुआत हुई। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, नागौर से शुरुआत हुई, लेकिन उससे पहले आंध्र प्रदेश में इसका प्रैक्टिकल किया गया था। जैसे हमारे यहाँ वो लेखपाल वाला वो आता है जो हमारा चकबंदी 1953 में शुरुआत हुई, 1954 में कैराना और मुसाफिर खाना से उसका प्रैक्टिकल किया गया, फिर 1958 में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई। तो वही सब ये यहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में इसका प्रैक्टिकल किया गया और आंध्र प्रदेश में ये सफल रही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। फिर उसके बाद में इसको सबसे पहले जब लागू किया गया तो ये बेटा राजस्थान के नागौर ज़िले से ही किया गया। तो देखो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, 2 अक्टूबर 1959, ठीक, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िलों के, मैं गांव भी आपको बता दे रहा हूँ, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले के एक गांव था जिस गांव कहते हैं बगडरी या बगदरी, ठीक है, बगदरी गांव से शुरुआत हुई। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले के बगदरी गांव से इसकी शुरुआत हुई, किसकी, पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय वाली। फिर 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में शुरुआत हुई, 1960 में कर्नाटक, असम और तमिलनाडु में हुई, 1962 में महाराष्ट्र में हुई, 1963 में गुजरात में हुई और इसके बाद 1964 में हमारी पश्चिम बंगाल में हुई। तो इतने राज्यों में हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो लागू है या चलती है। तो आप लोग आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ गए होंगे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी क्या होती है और स्थानीय स्वशासन क्या होता है। तो धीरे धीरे हम इस क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे। आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। तो कैसा लगा साथियों क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स ऑल ऑफ यू।